हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, हमने आदिकाल की एक वीडियो डाल दी थी। आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगर आप निःशुल्क रूप से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी या नेट एग्जाम, हिंदी विषय से तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी विषय की व्याकरण और साहित्य पूछा जाता है तो इस चैनल पर आपसे निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जाती है। बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक हम चलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक मैंने अबाउट में दे दिया है। चैनल के अबाउट में जाओगे, ABOUT अबाउट लिखा हुआ होगा, वहाँ पर आप निःशुल्क रूप से टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और घंटी के निशान को दबाकर ऑल वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप ऑल का बटन दबाओगी, जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आदिकाल की मैंने वीडियो डाल दी है, काफ़ी वीडियो पहले भी डाल रखी, वो भी आप अवश्य देखें। तो आज हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। रोड़ाकृत राहुलवेल 11वीं शताब्दी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। ये धार मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है। देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखें आप। देखो, राहुलवेल, ये लिखा राहुलवेल किसकी रचना है? रोड़ा की रचना है। कृत का मतलब होता है रचना करने वाला, ठीक है, रचना लिखने वाला, रचना करने वाला। तो कृत, ये देखो, ये एक होता है कृत और एक होता है ये, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये है आर की मात्रा, यानी आर है, आर इसमें बड़ा है और कै इसमें छोटा है, ठीक है। लेकिन आपको देखने में कै जो है बड़ा दिखाई देगा, कै बड़ा प्रतीत होता है देखने में, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और है। रै इसमें पूरा है और कै आधा है, ठीक है, क्योंकि हम व्याकरण को भी साथ करते हुए चलेंगे ताकि एक पंथ 2-3 काज हो जाएं। क्योंकि स्पेशल शुद्ध आप कितना रटोगे, साथ ही साथ पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपके बहुत से डाउट क्लियर होते चलें। ये क्या है? ये री की मात्रा है, ठीक है, ये री की मात्रा है और ये आर की है, ठीक है। ये आर इसमें बड़ा है और क्या इसमें छोटा है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राहुलवेल है, 11वीं शताब्दी की रचना है। एक प्रश्न ये होगा। दूसरा प्रश्न ये बनेगा, गद्य और पद्य, यानी गद्य और पद्य मिश्रित रचना है। इसमें गद्य भी है, पद्य भी है। गद्य क्या होता है? जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास लिखे जाते हैं, यानी कविता को छोड़कर सब कुछ निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास सभी गद्य में आएंगे। पद्य में आएगी क्या है? काव्य, यानी कविता जो लिखी जाती है वो पद्य में आती है, ठीक है। चंपू काव्य क्या कहते हैं? जो गद्य और पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे चंपू काव्य कहते हैं। ये धार मालवा के एक शिलालेख, शिलालेख का मतलब होता है बच्चों जैसे पत्थरों पर लिखी हुई रचना है, ठीक है। गद्य पद्य मिश्रित है, चंपू काव्य है। ये धार मालवा के शिलालेख, कहाँ पर? ये धार मालवा एक जगह है, वहाँ के शिलालेखों पर लिखी गई है। किसकी रचना है? रोड़ा कवि की है। कब लिखी गई थी? 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आप अवश्य याद करें। रोड़ाकृत राहुलवेल 11वीं शताब्दी लौकिक संगारिक काव्य, यानी लौकिक, यानी जो लोक है, यानी हमारे जो जन सामान्य लोग हैं, जन सामान्य जीवन में संगारिक रचना है, ठीक है। इसमें राजा के अंतपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। अंतपुर मतलब कि जैसे राजा का महल है, उसके अंदर महल में रहने वाली जो रानियां हैं उनका वर्णन, यानी संगारिक वर्णन है। राहुलवेल से नक्शिक वर्णन की संगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। यानी जो राहुलवेल रचना है, जो रोड़ा कवि की राहुलवेल रचना है, उसमें नक्शिक वर्णन यानी नारियों की सुंदर या रानियों की सुंदरता का वर्णन है, श्रृंगार का। और ये आरंभ, यानी कि ये पहली रचना ऐसी है जिसमें नक्शिक यानी श्रृंगार का वर्णन है। राहुलवेल ऐसी पहली रचना है जिसमें नक्शिक वर्णन, श्रृंगार का वर्णन है, और ये क्या है? रानियों का वर्णन है, ठीक है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश राशक है। इसके रचयिता अब्दुर रहमान या अब्दुर रहमान, ये 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना। पहली बात तो ये संदेश राशक किसकी रचना है?
अब्दुर्रहमान। देखो यहाँ ध्यान देंगे, ये अद्यमान अब्दुर्रहमान एक ही व्यक्ति के नाम, ये नाम क्या है, दो हैं। इसको अद्यमान भी कंफ्यूज नहीं होना है, अद्यमान भी आ सकता है और अब्दुर्रहमान भी आ सकता है, लेकिन ये एक ही व्यक्ति के दो नाम है। ठीक है, मान लीजिए आपका घर का कोई, अपने मम्मी पापा प्यार से कुछ बुलाते हो आपको, यानी आपके स्कूल का जैसे एजुकेशन आपने ली, वहाँ कुछ और नाम हो, ठीक है, लेकिन हो तो आप एक ही व्यक्ति। उसी प्रकार से अद्यमान अब्दुर्रहमान एक ही व्यक्ति के दो नाम है, ये भी लिखा मिल सकता है, ये भी लिखा मिल सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो संदेश राशक है अद्यमान अब्दुर्रहमान, ये 3 प्रकरणों में विभाजित है, यानी ये 3 भागों में विभाजित है। उसमें 223 छंदों का संदेश काव्य है, यानी संदेश काव्य, यानी संदेश जैसे जिसको आजकल आप बोलते हैं ना मैसेज, तो वही मैसेज काव्य है और 223 छंदों का वर्णन है। और भारतीय भाषा में रचित, यानी जो भारत की भाषा है उसमें इस्लाम धर्मावलंबी कवि की रचना, यानी जो ये है ये इस्लाम धर्म को मानने वाले कवि थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इसमें ये संदेश राशक जो है भारतीय भाषा में लिखी थी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथात्मक साहित्य प्रवृत्ति की रचना 12 ग्रंथों के आधार पर, यानी जो आदिकाल का, ये पहले ही आप ये समझो, जो आदिकाल का नामकरण है, जैसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, बहुत से विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है, वो मैंने पिछली वीडियो में करवाया है। इससे पहले भी मैंने नामकरण की 2 वीडियो डाली है, इससे पहले भी मैंने ट्रिक के द्वारा समझाया, वो भी आप वीडियो अवश्य देखें ताकि वे कन्फ्यूज आपको दूर हो जाए कि किस कवि ने कौन सा नाम रखा है आदिकाल का। आदिकाल का आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल रखा है, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, मोहन अवस्थी ने आधार काल। तो ये ट्रिक के द्वारा मैंने समझाया, वो वीडियो अवश्य देखें जिसको याद नहीं है। तो देखो बच्चों, अब आदिकाल का नामकरण रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है, लेकिन इसने वीर गाथा काल तो कहा है, तो वीर गाथा काल इन्होंने किस आधार पर कहा है, क्यों कहा है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझोगे। तो इन्होंने लिखा है कि 12 ग्रंथ, ये जो टोटल 12 ग्रंथ है, इस आधार पर आदिकाल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल रखा है। ठीक है, जिसमें विजयपाल रासो, हमीरासो किसकी है, श्रांगधर की, कीर्ति लता कीर्ति पताका किसकी है, विद्यापति की, खुमान रासो किसकी है, दलपति की, और बिसल देव रासो किसकी है, नरपति नालय की, और पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रबरदाई की, जयचंद्र प्रकाश किसकी है, भट्टकेदार की, और चंद्रिका किसकी, मधुकर कवि की, और परमाल रासो किसकी, जगनिक की, और खुसरो की पहेलियां विद्यापति की पदावली। तो विद्यापति की पदावली भी विद्यापति की, खुसरो की पहेलियां किसकी है, खुसरो की। तो ये टोटल आपके 12 ग्रंथ होते हैं, और इन 12 ग्रंथों में कहीं ना कहीं वीरता का वर्णन है। ठीक है, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो बिसल देव रासो में संगारिकता का वर्णन है, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो संगारिकता का, लेकिन कहीं ना कहीं संगारिकता का वर्णन तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वीरता का भी कहीं ना छुटपुट वर्णन किया गया है। यानी कोई भी इनमें से कोई भी रचना ऐसी नहीं है जिसमें बिल्कुल यानी वीरता नहीं दी गई, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीरता का वर्णन सभी इन 12 ग्रंथों में वर्णन किया गया है। तो इन 12 ग्रंथों के आधार पर ही ये सारे किसके हैं, आदिकाल के ग्रंथ है, यानी सारे आदिकाल में लिखे गए थे। इसी कारण आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। तो समझ गए होंगे ये आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने क्यों किया है। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली और नलपति नालयकृत बिसल देवरासो प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। तो ध्यान देंगे, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली ये तीनों रचनाएं हैं विद्यापति की। ठीक है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली किसकी है, विद्यापति की। ठीक है, और ये आगे चलकर आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, हाँ आपका रिवीजन हो जाए। कीर्ति लता और कीर्ति पताका बच्चों ये कहीं तो अपभ्रंश में लिखी होती है, कहीं ये अवट में। ठीक है, तो ये अगर आपसे ये दोनों ऑप्शन में आ जाए अवट, ठीक है, अवट और अपभ्रंश, तो आपका उत्तर होना चाहिए अवट। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में हो, अपभ्रंश भी हो और अवट भी, तो पहले ही प्रायोरिटी आप अवट को दोगे। ठीक है, दूसरा अगर अवट ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ अपभ्रंश दिया गया है, तो अपभ्रंश
करोगे आप, ठीक है। अगर अवट नहीं दिया गया है तो अपभ्रंश करोगे, और अपभ्रंश और अवट दोनों दिया गया है तो अवट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप ही अवट है। ध्यान दीजिए, अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या है? अवट है। तो और पदावली क्या है? मैथिली में है, ठीक है। और विशल देवरासो क्या है? ये मतलब कि ये क्या है? प्रमाणिक है। विशल देवरासो क्या प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। और जो नरपति नाल्य की ये रचना है, इसमें संगारिकता का वर्णन है मूल रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं वीरता का भी वर्णन है, ठीक है। आगे चलकर विस्तार से इसको हम पढ़ेंगे, मोटा मोटा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, विद्यापति ने 14 ग्रंथों की रचना की है। कुल कितने? 14 ग्रंथों की, जिसमें से 11 तो संस्कृत में है, ठीक है, 2 अवट में, 1 मैथिली में है, ठीक है। और अवट का तो मैंने आपको बता दिया, कीर्तिलता का और कीर्ति पताका किस में? अवट में है। और मैथिली में क्या है? पदावली क्या है? मैथिली में है, ठीक है। अब देखो विद्यापति के नाम, देखो ये इतने सारे नाम, सारे विद्यापति के नाम है। मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठारी आदि नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, अगर किसी को ट्रिक के द्वारा उपनाम पढ़ने हैं तो मैंने एक वीडियो उपनाम की भी डाल रखी है, ठीक है। तो उपनाम की वीडियो मैंने डाल रखी है, वो ट्रिक के द्वारा सभी कवि और लेखकों के उपनाम की वीडियो, वो आप अवश्य देखें। आप सर्च मार लेना सक्सेस इन हिंदी एकेडमी उपनाम, ठीक है। तो सर्च मारोगे तो अपने जो चैनल का नाम आने की वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। मैंने उसको ट्रिक के द्वारा समझाया, क्योंकि इतने आप कितना रटोगे, तो मैंने ट्रिक के द्वारा समझाया, वो आप वीडियो अवश्य देखें। किसी को सारे उपनाम याद नहीं है तो ये सारे के सारे नाम विद्यापति के। मैथिल कोकिल क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने पदावली मैथिली में लिखी है। इनकी प्रसिद्धि का आधार क्या है? पदावली है, तो इसलिए इसे मैथिल कोकिल कहा गया। कवि शेखर, भाई कवि शेखर इतने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की है, इसलिए इन्हें कवि शेखर भी कहा। अभिनव जयदेव, फिर कवि रंजन, कवि कंठार। कवि कंठार का मतलब जिसकी कंठ मधुर हो, जिसका कंठ मधुर हो। तो विद्यापति कहीं ना कहीं गायन भी करते थे, तो इन्हें इसलिए कवि कंठार के नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठार, ये सारे नाम विद्यापति के हैं। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। देखो बच्चों, यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, इसको कहानी किस कवि ने कहा? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मान दे दिया रामचंद्र शुक्ल, दे दिया डॉक्टर नगेंद्र, दे दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, दे दिया और विद्यापति देना। तो आपको पजल नहीं होना है। आप ये सोचोगे भी कीर्तिलता को कहानी कहा है, तो ये खुद तो अपनी रचना को कहेंगे नहीं, किसी दूसरे ने कहा होगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, इन्होंने खुद ही, विद्यापति ने खुद ही अपनी रचना को कीर्तिलता को कहानी कहा है, ठीक है। अपनी कीर्तिलता रचना को खुद ही इन्होंने कहानी कहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद कर लेना है। विद्यापति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। कीर्ति पताका अभी तक सूचना मात्र है। तो ध्यान दीजिए, आप देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या दिया गया है, कैसे दिया है। तो पहली बात तो है कि कीर्तिलता कैसी है? एक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य। देखो बच्चों, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है महाकाव्य, एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य, ठीक है। अब महाकाव्य किसे कहते हैं? जिसमें क्या है, नायक की जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी जो भी, उनकी शादी कब हुई, कहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और कहाँ कहाँ उन्होंने युद्ध लड़े और उनकी ख्याति का क्या आधार, सब कुछ वर्णन होता है महाकाव्य। नायक या नायिका भी हो सकता है, तो ठीक है। और खंड काव्य की मान लो जीवन के किसी एक क्षेत्र का वर्णन, यानी उन्होंने कितने युद्ध किए तो युद्ध का ही वर्णन मिलेगा, कहाँ से शिक्षा ग्रहण की वो भी मिले। यानी खंड काव्य किसी एक पहलू का वर्णन होगा। और इसके साथ ही महाकाव्य में कड़ी से जुड़े रहते हैं, यानी एक भाग दूसरे भाग पर आधारित होता है। लेकिन खंड काव्य क्या आता है, उसमें क्या अलग अलग, मान ले कि संपूर्ण वर्णन मिल भी गया ना, तो उनका इसका अपना अलग अस्तित्व होगा, इसका अपना अलग, यानी अपना अपना अस्तित्व होगा। खंड काव्य का अपने अपना अस्तित्व होगा। लेकिन जो महाकाव्य है वो एक दूसरे के बिना अस्तित्व हो ही नहीं सकता। ये इस पर आधारित होगा, ये उस पर आधारित होगा, यानी एक कड़ी की तरह आगे बढ़ेगी कहानी। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
कीर्ति सिंह यानी जो कीर्ति लता है उसका राजा है कीर्ति सिंह। कीर्ति लता का जो इनकी जो रचना है उसका राजा है कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह ने अपने पिता का बदला लेने के लिए इसका वर्णन किया, यानी उनके पिता का उन्होंने बदला लिया है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर यानी जौनपुर जो नगर है, कीर्ति सिंह का जो नगर है जौनपुर, उसका यथार्थ यानी वास्तविक वर्णन किया है। जो घटना घटी थी उसका यथार्थ यानी सत्य वर्णन किया, सच का वर्णन किया है। कीर्ति पता अभी तक सूचना मात्र है, जो कीर्ति पता रचना है अभी तक प्रकाशित नहीं है, ये सिर्फ सूचना मात्र है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है बच्चों की विद्यापति की कौन सी रचना है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, सिर्फ सूचना मात्र, यानी सूचना नहीं दे, कई बार सूचना नहीं देते हैं, वो ध्यान रखेंगे आप। ये आएगा कीर्ति विद्यापति की कौन सी रचना है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, तो ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, ये तो पक्का श्योर है, कीर्ति लता मिलेगा, कीर्ति पताका मिलेगा। वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने दोनों अवट में है और वहाँ आप पक्का कंफ्यूज होंगे। तो आप क्या करोगे, या तो कुछ बच्चे इसको लगाएंगे, कुछ बच्चे इसको लगाएंगे, लेकिन आज की बात ये आप गलती नहीं करोगे, ध्यान दो बिल्कुल आराम से। और ये एक ट्रिक के द्वारा मैं बताने वाली हूँ, साथ ही साथ हम ट्रिक भी लेते हुए चलेंगे। देखो प्रकाशित मैं बता रही हूँ, प्रकाशित। अब एक देखो कीर्ति लता, ठीक है, मैंने कीर्ति लता लिखा और पताका इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, सामने दिखाई दे रहा है। तो प्रकाशित में देखो यहाँ भी पे आया है, यहाँ भी पे आया है, यहाँ पे नहीं है कहीं पर, कीर्ति फिर लता। लेकिन इसमें बच्चों क्या है, इसमें पे आया है तो पैसे प्रकाशित, ये प्रकाशित नहीं है, तो पैसे प्रकाशित, पैसे पताका, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका ये प्रकाशित नहीं है और ये ऊपर वाली प्रकाशित है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि कंफ्यूज नहीं होगा आज के बाद। पदावली विद्यापति की यश का आधार, इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। इसमें कवि का मन वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, विद्यापति की यश का आधार आपको ऑप्शन में कीर्ति लता भी मिलेगा, कीर्ति पताका भी मिलेगा, पदावली भी मिलेगा, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। आप ध्यान रखेंगे जो विद्यापति की जो पदावली है, यानी पदावली विद्यापति की यश का आधार है, ना कि कीर्ति लता है ना कीर्ति पताका है। इनकी जो यश का आधार यानी इनको जो नाम मिला था, जो प्रसिद्धि मिली थी वो पदावली से मिली थी। पदावली है मैथिली भाषा में, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन, लौकिक प्रेम का मतलब होता है जैसे जो सामान्य स्त्री पुरुष होते हैं ना, इसी तरह उनके प्रेम का वर्णन किया गया जन सामान्य की तरह। इसमें वैसंधि, वैसंधि का मतलब होता है, देखो बच्चों एक आपने पढ़ा है साइकोलॉजी में किशोर अवस्था, जो वैसंधि होती है ये किशोर अवस्था और ये जवानी की जो बीच की जो उम्र होती है उसे वैसंधि बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए वैसंधि का मतलब होता है जो चढ़ती यानी जवानी से बीच की यानी पीछे की थोड़ी सी, और किशोर अवस्था का यानी एक तरह से किशोर अवस्था ही होती थोड़ी सी। कहने का मतलब होता है ये जो आपके जो बचपन और जो जवानी की जो बीच की उम्र होती है उसे वैसंधि कहते हैं, तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वालों में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद। ये नहीं देखो बच्चों, संदेह का मतलब पहले मैं ये इसको अच्छी तरह से बता देती हूँ फिर आगे पढ़ेंगे। जो पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रवरदाई की रचना है, महाकाव्य है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। संदेह करने वाले कहने का मतलब इसको प्रमाणिक नहीं मानने वाले वो कौन से हैं, तो देखो बच्चों गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। ठीक है, इसको नहीं माने, संदेह मतलब कि वही जो मानते नहीं है। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रमाणिक नहीं माना है। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, लेकिन मैंने इसकी प्रमाणिकता पर एक वीडियो बना रखी, प्लेलिस्ट में जाओगे और बड़ी ट्रिक के द्वारा समझाइए। अगर वो वीडियो आपने देखी तो अब जिंदगी में कभी आपको डाउट नहीं रहेगा। आप सर्च मार लेना सक्सेस इन हिंदी एकेडमी, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता। ठीक है, तो संदेह करने वाले इन्होंने कहा गौरी शंकर, हीराचंद ओझा ने क्या है उसे प्रमाणिक नहीं माना है। मुंशी देवी प्रसाद ने और कविराज, मुंशी देवी प्रसाद और कविराज ने भी इसे प्रमाणिक नहीं माना है।
ठीक है। श्यामल दान ने भी इसे प्रमाणिक नहीं माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें बहुत परीक्षा में पूछा गया है। परीक्षा में एक तो ये पूछा और ये दो का बहुत बार पूछा गया है कि इसे प्रमाणिक मानते हैं या अर्ध प्रमाणिक मानते हैं या प्रमाणिक मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रमाणिक माना है, इसे प्रमाणिक नहीं माना है, ध्यान रखेंगे। और गौरी शंकर ईराजद ओझा ने भी इसे प्रमाणिक नहीं माना है। तो आपको ट्रिक क्या लगानी है, वैसे मैंने ट्रिक की वीडियो बना रखी है, वो अच्छे से प्रकाश से देख लेना। ओझा को हम क्या करेंगे, यानी ओझा तो एक तरह से देखा जाए तो जो झाड़ फूक वाला होता है, ठीक है, लेकिन ये इसका नाम है भाई, इसका गोत्र हो सकता है, हमें इसको इसी वास्ते कुछ हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो ओझा यानी जो छोटे सोच के होते हैं, जैसे बोलते हैं गांव में ओछा, तो वो क्या करता है, जो छोटी सोच के इंसान होते हैं। देखो भाई ये मतलब किसी अन्यथा ना लेना, मैं सिर्फ ट्रिक के द्वारा आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं आप इसे अन्यथा समझे। जो छोटी सोच के इंसान होते हैं उसे ओछा बोला जाता है। जो ओझा होते हैं वो किसी भी चीज़ पर शक करते हैं, ठीक है, संदेह करते हैं, तो संदेह करने वाले कौन होंगे, ओझा, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद, भाई देवी जो है, मान लीजिए देवी है, कोई ये कहेगा कि देवी होती ही नहीं, मतलब भगवान होता ही नहीं, कोई कहेगा होता है, तो वो भी अप्रमाणिक होता है, मतलब वो भी एक अप्रमाणिक, किसी ने देवी देखी नहीं, आपकी पूजा करते हैं, ठीक है। फिर है श्यामल दान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप ट्रिक लगाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल की एक आदत थी, कहने का मतलब बहुत बड़े आलोचक थे और ये महान आलोचक थे, ये हर काम में संदेह करते थे, ये अपनी अलग ही विचारधारा एक तरह से टांग अड़ाते थे हर चीज़ में, मतलब कि ये तो अच्छे आलोचना, तो मैं इनकी आदर करती हूँ, लेकिन कहने का मैं ट्रिक से मतलब है कि ये हर काम में अपने ही गाथा गाते थे, तो इसलिए संदेह करते, ठीक है। अब देखो प्रमाणिक मानने वाले में मिश्र बंधु, प्रमाणिक मानेंगे मिश्र बंधुओं ने कर्नल टोड, मोहनलाल विष्णु पंड्या और श्याम सुंदर दास। तो सुंदर जो होते हैं यानी जो जिनकी विचारधारा सुंदर होती है वो हर चीज़ पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। तो सुंदर दास ये पंड्या क्या, पंडित लोग भाई, पैसे पंड्या, पैसे प्रमाणिक भी आप याद कर सकते हो। मिश्र बंधु क्या है, देखो प्रमाणिक मिश्र बंधु सभी ने मिल इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को सभी भाइयों ने मिलकर इसे सच साबित कर दिया भाई ये प्रमाणिक है, ठीक है। कर्नल टोड, कर्नल होते हैं क्या कि अपने मन से करते हैं, इन्हें अपने मन से आदेश देते हैं तो वो प्रमाणिक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक रहेगी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन स्वर्गों में शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, इनमें से ऐतिहासिक विरुद्ध तथ्य। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है, तो सुख सुखी संवाद के रूप में माना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में माना है। तो ये कई बार पूछा गया, इसे याद कर लेना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित, इसे ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित तो होती थी, यानी ये जो पुरातन प्रबंध संग्रह है, ये रचना का नाम है पुरातन प्रबंध संग्रह। तो कुछ थोड़े बहुत यानी ग्रंथ जो है इसमें पृथ्वीराज रासो के दिए गए हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह में पृथ्वीराज रासो के कुछ पद दिए गए हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल भाषा में लिखा गया, जो ब्रज भाषा के रूप है, जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण। देखो बच्चों, एक होती है डिंगल शैली और एक होती है पिंगल शैली, ठीक है। जो पिंगल शैली होती है कानों को प्रिय लगती है और डिंगल शैली को कर्कश शैली कहा गया है। डिंगल शैली को कर्कश शैली कहा गया और पिंगल शैली को कानों को प्रिय लगने वाली शैली कहा गया है। तो पिंगल शैली में आते हैं राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा, यानी राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा, उसे पिंगल शैली कहा गया है, ये कानों को प्रिय लगती है। और जो पिंगल शैली पृथ्वीराज रासो है, इसमें पिंगल शैली का वर्णन किया गया। आपके ऑप्शन में होगा कि पृथ्वीराज रासो में डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है, पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान रखिए यहाँ पर पिंगल शैली का वर्णन हुआ है, पृथ्वीराज रासो में पिंगल शैली का वर्णन हुआ है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो काव्य तो इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्य आदि भी लक्षण। जो पृथ्वीराज रासो उसमें भाई चरित काव्य भी है, कथा काव्य भी है, आख्य के काव्य के लक्षण भी मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों, विवाह वर्णन, वीर श्रृंगार रस और यद्यपि इनका अंगिरस वीर ही माना गया। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, जो पृथ्वीराज रासो है उसमें भाई वीरता का भी वर्णन है, श्रृंगार का भी वर्णन है,
रामचंद्र शुक्ल ने जो 12 ग्रंथ माने हैं उसी आधार पर उन्हें वीरगाथा काल कहा है, आदिकाल को। तो उसी प्रकार से पृथ्वीराज रासों में क्या है, वीरता का वर्णन भी है, वीर श्रृंगार भी है और श्रृंगार भी है, वीर भी है, यानी रस है, यानी जो रस है 9 रस है उनमें वीरस भी है, श्रृंगार रस भी है, लेकिन इसका जो प्रमुख रस है वो वीर रस ही माना गया। अगर आपके ऑप्शन में मिले वीर या श्रृंगार दोनों, या फिर वीर या फिर श्रृंगार, तो आपको दोनों लगाने हैं, वीर और श्रृंगार दोनों का। अगर दोनों नहीं दिया है या कि अकेला वीर दिया है या श्रृंगार दिया है तो आप वीर पर टिक करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि इसमें प्रमुख रस तो है वीर, वैसे इसमें वीर और श्रृंगार दोनों है। ठीक है, तो श्रृंगार क्यों, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज रासो की जो माफ कीजिए पृथ्वीराज रासो की जो शादी हुई थी तो उसमें क्या है, उसमें पृथ्वीराज की शादी हुई थी तो उसमें विवाह का वर्णन है, यानी शादी का वर्णन है, विवाह का वर्णन है। तो उसमें कहीं ना कहीं श्रृंगार, तो भाई जो शादी का मोर होता है उसमें तो होता ही है, जैसे दुल्हा दुल्हन होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं श्रृंगारिकता भी का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ को नायक नायिका का नक्शिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड्रितु आदि का खूब मन लगा कर किया है। जो चंद्रबरदाई है इसके जो लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के, उन्होंने नक्शिक नायिका के नक्शिक की सुंदरता का वर्णन किया गया है, युद्ध का भी वर्णन है, षड का मतलब 6 ऋतुओं का वर्णन किया, खूब मन लगाकर इन्हें सभी का वर्णन किया है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक खंड मिलता है। भाई आदिकाल जो काव्य है इसमें मंगल काव्य भी लिखे गए हैं और पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल, ये ध्यान रखें, विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। विनय मंगल का पृथ्वीराज रासो में एक खंड मिलता है। ठीक है, एक खंड किसका मिलता है, विनय मंगल का मिलता है। पृथ्वीराज रासो को सर्ग समय कहा गया। इसमें देखो बच्चों ध्यान दीजिए, पृथ्वीराज रासो का जो सर्ग है, जो सर्ग का वर्णन किया, इसी सर्ग को क्या सर्ग का दूसरा नाम क्या है, समय है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो सर्ग है वो कन्वज युद्ध है और पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना गया है। तो ध्यान रखेंगे आप कि कन्वज, इसमें कैमास वध भी दिया गया है, कैमास वध, तो दोनों मिलते जुलते नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बड़ा सर्ग क्या दे देंगे, कैमास वध भी है, कन्वज युद्ध भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैमास वध, इसमें कैमास वध का वर्णन तो है लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये सर्ग बड़ा नहीं है। सर्ग बड़ा आए तो आप कन्वज युद्ध करोगे, कैमास वध इसका सर्ग तो है लेकिन ये बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है कन्वज युद्ध। यहाँ पर बच्चे काफी गलती करते हैं क्योंकि मिलता जुलता नाम है। कन्वज युद्ध है जो सबसे बड़ा सर्ग है और इसका मूल कथानक है, यानी जो ये महाकाव्य है इसका जो मूल है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, कन्वज युद्ध है। और इसमें सर्ग कोई समय कहा गया है, इसमें 69 सर्ग है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो बच्चों ध्यान रखेंगे इसमें 69 सर्ग है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 प्रकार के वर्णिक मात्रिक छंद मिलते हैं, किंतु 56 छंद चंद्रबरदाई का प्रिय छंद है। तो देखो बच्चों ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज रासो में किस छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है, तो 56 छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। और ये 56 छंदों का राजा, 56 छंदों का राजा किसे कहा गया है, तो 56 छंदों का, ये प्रश्न भी कई बार बनाया है। ये मैं अलग हट से कुछ, अगर मैं यहाँ लिखे हुए नहीं है, अलग हटकर कुछ प्रश्न बता रही हूँ तो उसको आप ज्यादा ध्यान से सुनोगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रश्न इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो प्रश्न इनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जो है 56 छंदों का राजा किसे कहा गया, चंद्रबरदाई को। और चंद्रबरदाई का प्रिय छंद आ जाए तो भी आप 56 छंद करोगे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लन ने किया। देखो बच्चों ध्यान रखेंगे कि जो पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट नहीं कर पाए थे चंद्रबरदाई, इनका जो उत्तरार्ध भाग यानी अंतिम जो भाग था इनके पुत्र जल्लन ने पूरा किया था। आपने के पुस्तक हाथ दियो जल्लन, तो इस तरह से कुछ लाइनें हैं जो इनकी कथन है। तो चंद्रबरदाई से पूरा नहीं कर पाए थे, जैसे
मंगलसूत्र उनका अधूरा रह गया था ना प्रेमचंद का, इसी तरह से इनका भी पृथ्वीराज रासो अधूरा रह गया था, जो उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र जलन ने पूरा किया था। तो ध्यान रखेंगे चंद्रबरदाई के पुत्र का क्या नाम है, जलन है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर है फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम सन 1865 में पृथ्वीराज को प्रकाशित करवाया था। देखो बच्चों ध्यान रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले किसने प्रकाशित करवाया था, तो ये सबसे पहले 1865 ईस्वी में ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को जो फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, इसी ने 1865 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित करवाया था। पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमास वध भी है। कैमास का मंत्री के कामांध हो जाने के पृथ्वीराज ने इसका वध कर दिया था। भाई देखो ध्यान रखेंगे आप, मैंने अभी आपको बताया था कैमास वध भी यहाँ एक खंड है पृथ्वीराज रासो का, तो कैमास भी एक खंड है। और इनकी हत्या किसने कर दी थी, पृथ्वीराज ने कर दी थी। क्यों की थी इनकी हत्या, क्योंकि ये भोग विलासिता में इतने एक मंत्री थे इनके दरबार में, इतने लिप्त हो गए थे भोग विलासिता में, इसलिए इनका वध कर दिया गया था। तो बच्चों आज तक हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बड़ी मेहनत करती हूँ आपके लिए, लाइक के कोई पैसे मुझे नहीं मिलते, ना ही आपके पैसे लगते हैं। एक बटन का ही तो एक बार अपनी उंगली तो ऐसे दबानी है, उंगली से बटन ही तो दबाना है, और उससे क्या मुझे ये संतुष्टि मिल जाती है कि मुझे बच्चे इतने पसंद कर रहे हैं। और आपको जो फ्री में आपको तैयारी मैं करवा रही हूँ, और आप पेड क्लास से पढ़े तो आपके पैसे भी लगते हैं, लेकिन आपको क्रमबद्ध रूप से हम तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप लाइक नहीं करते हो। और शेयर कर दिया करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले निशान को दबा देना, घंटी वाले निशान पर जाओगे आल के बटन को दबा देना, ठीक है, क्योंकि हम क्रमबद्ध रूप से पूरा पाठ्यक्रम करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।